जी स्टूडेंट, तो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर, लास्ट क्लास के अंदर हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी रिलेटेड टू डेटाबेसिस। डेटाबेसिस क्या होती हैं, अरोरा डेटाबेस क्या होती है, आरडीएस, माई सीक्वल, नो सीक्वल, डायनामोडीबी। तो हमने एक ओवरव्यू किया था उनका, ठीक है। आज हम एक और डेटाबेस डिस्कस करेंगे जिसको हमने पहले सिर्फ ओवरव्यू ही किया था, इसको हम डिटेल में नहीं पढ़ा था। आज हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, जिसका नाम है Amazon Redshift। तो Amazon Redshift आपका डेटाबेस सर्विस है आपके पास, ठीक है, क्लाउड के अंदर, एडब्ल्यूएस के अंदर। तो आपने याद रखना है इसके हवाले से एक और चीज, कि जो रेड शिफ्ट होती है ना हमारे पास, इसको हम डेटाबेस नहीं कहते। रेड शिफ्ट को हम डेटाबेस नहीं कहते, कॉमनली इसको हम बोलते हैं डेटाबेस वेयर हाउस, ठीक है। इसको हम डेटा बेस नहीं बोलते, इसको हम बोलते हैं डेटा वेयर हाउस हम बोलते हैं। इसको डेटा बेस क्यों नहीं बोलते, डेटा वेयर हाउस इसको हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो डेटाबेस हमने पढ़ी थी, लाइक हमने पढ़ा था आरडीएस, पढ़ा था हमने हमने अरोरा पढ़ लिया, डायनामोडीबी पढ़ लिया। उसके अंदर क्या था, उसके अंदर जो है ना हमें टेराबाइट्स के हिसाब से स्टोरेज मिल रही थी, 16 टेराबाइट्स, 15 टेराबाइट्स जीबीज के हिसाब से, ठीक है। तो वहाँ पे ना आप लिमिटेड अमाउंट ऑफ डाटा यहाँ पे स्टोर कर सकते हो, ठीक है। ये भी काफी स्टोरेज होती है, टेराबाइट का भी बहुत बड़ी स्टोरेज होती है। लेकिन अगर मैं मैसिव लेवल की बात करूँ तो वहाँ पे एक आपकी लिमिटेड स्टोरेज है, उससे ज्यादा डाटा स्टोर नहीं कर सकते हो इनके अंदर, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा डाटा स्टोर करोगे आप इन डाटाबेसेस के अंदर, तो उनको फिर मैनेज करना, क्वेरी करना, हैंडल हैंडल करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अगर क्या हो कि अगर आपके पास बहुत सारा डाटा हो, पीटाबाइट्स के अंदर, एक्साबाइट के अंदर, ठीक है, तो उनको स्टोर करने के लिए फिर हम यूज करते हैं डाटा वेयर हाउस का, रेड शिफ्ट का। इसलिए इसको बोलते हैं डाटा वेयर हाउस, जहाँ पे आप अपना बिग डाटा स्टोर करते हो, बहुत ज्यादा डाटा है, मैसिव स्केल का डाटा उसको स्टोर करना है, तो उसके लिए फिर हम डाटा Amazon रेड शिफ्ट यूज करेंगे। इसलिए इसको हम बोलते हैं वेयर हाउस, ठीक है। तो वेयर हाउस के अंदर आपको मीनिंग से ही आइडिया हो चुका होगा कि वेयर हाउस बोलते हैं उसके जहाँ पे हम ज्यादा चीजें स्टोर कर सकें, ठीक है। तो ये हमारा वेयर हाउस होता है, जहाँ पे हम पीटाबाइट स्केल डाटा यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, टेराबाइट से ज्यादा पीटाबाइट्स में। तो यहाँ पे आपको बताया गया कि पीटाबाइट्स का मतलब क्या होता है। जिस तरह आपने फिजिक्स में पढ़ा था एक्सा, पीटा, टीरा, गीगा, मेगा, किलो, इसी तरह जो है ना जिस तरह एक्सा होता है, पीटा, टेरा होता है, तो टेराबाइट्स के अंदर भी काफी डाटा होता है आपका, ठीक है, 10 रेस्ट टू पावर। लेकिन जो पीटाबाइट्स होता है उसके अंदर क्या होता है, 10 रेस्ट टू पावर 15 होता है आपके पास, ठीक है। कि आप यहाँ पे 10 रेस्ट टू पावर 15 बाइट्स आप अंदर स्टोर कर सकते हो। तो ये बहुत ज्यादा डाटा होता है आपके पास, बहुत ज्यादा होता है डाटा आपके पास। जैसे जीबीज होता है, जीबीज के बाद जीबी से अगर ज्यादा है तो वहाँ पे आपका टेराबाइट्स होता है, टेराबाइट से भी ज्यादा आपके पास पीटाबाइट्स होता है, उससे भी ज्यादा आपके पास एक्साबाइट होता है। तो इसलिए यहाँ पे पीटाबाइट्स या एक्साबाइट डाटा स्टोर करने के लिए इसको यूज किया जाता है वेयर हाउस को, जिसको हम बोलते हैं रेडशिफ्ट। इसको यहाँ से पढ़ लें कि वेयर हाउस होता क्या है। A data warehouse is a central repository of information that can be analyzed to make more informed decisions. डाटा वेयर हाउस पावर रिपोर्ट्स, डैशबोर्ड्स एंड एनालिटिक टूल्स। तो यहाँ पे ऑब्वियसली हम जो है ना काफी चीजें स्टोर करते हैं, हम ज्यादा डाटा स्टोर करते हैं यहाँ पे डाटा वेयर हाउस के अंदर। तो यहाँ पे क्वेरी करने के लिए, डाटा को मैनेज करने के लिए, डाटा को हैंडल करने के लिए डिफरेंट फिर हम टूल्स का यूज करते हैं। थर्ड पार्टी टूल्स होते हैं, एनालिटिकल टूल्स होते हैं, बीआई टूल्स होते हैं, जिनको हम यूज करते हैं फॉर डाटा क्वेरीज, ठीक है। जिस तरह हम आरडीएस पढ़ते थे ना, आरडीएस के अंदर कोई डाटा फेच करना है तो वहां पे हम एक कमांड लिखते थे एसक्यूएल के अंदर, ठीक है, शो टेबल्स, शो कॉलम्स, इस तरह। लेकिन जो रेड शिफ्ट है, इसके अंदर डिफरेंट टूल्स हम यूज करते हैं, उनकी मदद डाटा को हम फेच करते हैं। यहाँ पे सिर्फ पढ़ने वाली बातें हैं, हाउ डज इट वर्क एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स, क्या है इसके, वर्क किस तरह करता है। डाटा वेयर हाउस कैन कंटेन मल्टीपल डेटाबेसेस, तो इसके अंदर आपकी मल्टीपल डेटाबेसेस आ सकती हैं, ठीक है। Within each database, data is organized into tables and columns. Within each column, you can define a description. अच्छा, मैं आपको ना पहले इसकी एग्जांपल दे देता हूँ कि वेयर हाउस होता क्या है आपके पास। जिस तरह जो ना एक दुकान होती है, ठीक है, स्टोर होता है। तो उस स्टोर के अंदर जो है ना उन्होंने एक लिमिटेड सी चीजें रखी होती हैं, जितनी उसकी कैपेसिटी होगी उस स्टोर की, जितनी वहां पे स्पेस होगी उतनी चीजें रखेंगे, ठीक है। ताकि डेली टू डेली जो चीजें वो सेल कर रहे हैं वहीं से स्टोर से उठा के करते रहे। लेकिन बैकएंड के ऊपर ना उन स्टोर वालों को बहुत बड़ा एक वेयर हाउस होता है, जहाँ पे
वो बहुत बड़ी अमाउंट में चीज़ों को स्टोर कर लेते हैं कि अगर कल को यहाँ से कोई चीज़ खत्म हो गई तो उनको वहीं से दोबारा यहाँ से पिक करें, यहाँ से दोबारा उसको ला के स्टोर करवा लें और दोबारा सेल करें। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं वेयर हाउस, जहाँ पे ज़्यादा चीज़ों को हम स्टोर करवा सकते हैं। इसी तरह रेड शिफ्ट भी इस तरह होता है कि अगर फर्ज कर लें आपके पास जो है ना, आपके पास डिफरेंट डाटाबेसेस चल रही हैं, आपके पास आरडीएस चल रही है, डिफरेंट रीजन के अंदर चल रही है आरडीएस। ठीक है, आप डिफरेंट डाटाबेसेस का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली आप चाहते हैं कि वो सारी डाटाबेस को मैनेज कर पाऊँ। ठीक है, तो फिर आप क्या करते हैं, वहाँ पे आप रेड शिफ्ट का यूज़ करते हैं, वेयर हाउस बनाते हैं, एक वेयर हाउस जिसको हम बोलते हैं रेड शिफ्ट। उसके अंदर आपके तमाम डाटाबेसेस इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, आप सेंट्रली उनको मैनेज कर सकते हो, एक सेंट्रली प्लेस पे तमाम डेटाबेस को मैनेज कर सकते हो। तो एक तरह का प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पे आप तमाम डेटाबेस को मैनेज कर सकते हो रेडशिफ्ट के थ्रू। ठीक है भाइयों, और यहाँ पे बेनिफिट्स क्या होते हैं इसके, इंफॉर्मेशन डिसीजन मेकिंग, कंसोलिडेटेड डाटा फ्रॉम मैनी सोर्सेज, हिस्टोरिकल डाटा एनालिटिक्स, अगर आपने कोई एनालाइज करना है, एनालिटिकल टूल्स आपने यूज करना है तो वहाँ पे आप इजीली कर सकते हैं। तो बीआई टूल्स यूज करना, डाटा को फैच करने के लिए वहाँ पे आप कर सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा आपका डाटा है उसको हैंडल करना, मैनेज करना, तो उसके लिए भी आप रेडशिफ्ट का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको आर्किटेक्चर के बारे में बताया गया है। A data warehouse architecture is made up of tiers. Obviously डाटा वेयर हाउस होता है, बहुत बड़े लेवल पे होता है ये वाला, तो इसका आर्किटेक्चर थोड़ा डिफरेंट होगा बाकी डाटाबेसेस से। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट टीयर्स होते हैं, जिस तरह फर्स्ट टीयर होता है, सेकंड टीयर होता है, जिस तरह बिल्डिंग होती है ना, फर्स्ट बिल्डिंग, सेकंड बिल्डिंग, थर्ड बिल्डिंग, फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, इसी तरह यहाँ पे भी होता है। द टॉप टीयर इज द फ्रंट एंड क्लाइंट एंड प्रेजेंट रिजल्ट थ्रू रिपोर्टिंग, एनालिसिस एंड डाटा माइनिंग टूल्स। जो फर्स्ट टीयर होता है, हम नीचे से बात करते हैं कि तीन टीयर्स होते हैं इसके। जो बॉटम टीयर होता है, जो थर्ड टीयर होता है इसका, बॉटम टीयर ऑफ द आर्किटेक्चर इज अ डेटाबेस सर्वर वेयर डाटा इज एक्चुअली प्लेस्ड। ठीक है, जो इसका सबसे बॉटम वाला टीयर होता है, थर्ड टीयर, वहां पे आपका डाटा एक्चुअली पड़ा होता है। ठीक है, उसके बाद इसका मिडिल टीयर आती है, सेकंड टीयर आती है, जहाँ पे क्या होता है, मिडिल टीयर कंसिस्ट ऑफ द एनालिटिकल इंजन्स दैट इज यूज्ड टू एक्सेस एंड एनालाइज द डाटा, जहाँ पे हम डिफरेंट टूल्स का यूज करते हैं, जहाँ पे हम डिफरेंट फैसिलिटीज जो फंक्शन प्रोवाइड करवाए जाते हैं कि आप ये भी टूल यूज कर सकते हैं, डाटा को फैच करने के लिए ये भी टूल यूज कर सकते हैं, तो वहाँ पे डिफरेंट टूल्स का हम यूज करते हैं उस टीयर के ऊपर। ठीक है, और जो टॉप टीयर होता है इसका, जो फर्स्ट टीयर होता है, वहाँ पे डाटा को प्रेजेंट किया जाता है यूजर्स के सामने। तो इस तरह यहाँ पे डिफरेंट टीयर्स बने होते हैं जहाँ पे डिफरेंट तरीकों से काम होता है, तो इसका एक तरह का आर्किटेक्चर होता है डाटा शिफ्ट का। तो ये भी आपने यहाँ पे याद रखना है। और ये सारे किस तरह काम करते हैं, यहाँ पे देखें, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ रहा है डाटा लेक्स का। स्टोर डाटा इन डेटाबेस और डाटा लेक, प्रिपेयर द डाटा, मूव सेलेक्टेड डाटा इनटू डाटा वेयरहाउस एंड देन, क्योंकि हमने बात की यहाँ पे टीयर्स बने होते हैं। ठीक है, तो डाटा आपका कहाँ पड़ा होता है, बॉटम टीयर पे पड़ा होता है, फिर मिडिल टीयर पे आएगा, फिर टॉप टीयर पे आएगा। तो किस तरह ट्रैवल करेगा वो, मूव किस तरह करेगा, तो मूव वो लेक्स के थ्रू करेगा। यहाँ बनी होती है डिफरेंट डाटा लेक्स बनी होती हैं डाटा वेयर हाउस के अंदर। रेड शिफ्ट के अंदर आपको एक न्यू कॉन्सेप्ट, एक न्यू चीज देखने को मिलेगी, एक न्यू वर्ड सुनने को मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं डाटा लेक। ठीक है, डाटा लेक्स तो आपने याद रखना है। तो डाटा लेक्स के थ्रू जो है ना, हमारा डाटा वो ट्रैवल होता है डिफरेंट बिटवीन डिफरेंट टीयर्स। डाटा लेक क्या होता है, डाटा लेक इज अ सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी दैट अलाउ यू टू स्टोर ऑल योर स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्रक्चर्ड डाटा एट एनी स्केल। ठीक है, जो आपका स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर या सेमी स्ट्रक्चर जिस तरह का वो डाटा है, उसको मैनेज करता है, स्टोर करता है और आपको प्रेजेंट करता है। तो किसके थ्रू करता है, वो डाटा लेक्स के थ्रू करता है। तो डाटा लेक्स क्या होता है, एक रिपोजिटरी होती है, टनल होती है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे चीज याद रखनी है। रेडशिफ्ट इज फास्ट एंड पावरफुल, ऑब्वियसली फास्ट भी होगी, पावरफुल भी होगी, क्योंकि वेयर हाउस है ये वाला। Amazon रेडशिफ्ट फुली मैनेज डाटा वेयर हाउस, तो फुली मैनेज होती है। ठीक है, तो ये आती है आपका सॉफ्टवेयर सर्विस के अंदर, तो फुली मैनेज डेटाबेस होती है आपके पास, आपको कुछ मैनेज नहीं करना पड़ता। आप यहाँ मैनेज कर भी नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा डाटा स्टोर होता है, बहुत इसका कॉम्प्लेक्स तरह का चीजें होती हैं यहाँ पे, तो आप मैनेज को कर भी नहीं सकते।
इट एनेबल यू टू रन कॉम्प्लेक्स एनालिटिकल क्वायरीज अगेंस्ट पीटाबाइट ऑफ स्ट्रक्चर डाटा। अगर आपका बहुत ज्यादा डाटा पड़ा हुआ है यहाँ पे और आपको कोई स्मॉल सी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई आपने कॉम्प्लेक्स क्वेरी करनी है वहाँ पे, तो आप वहाँ पे इजीली कर सकते हैं, जहाँ पे डिफरेंट टूल्स के थ्रू। ठीक है। फीचर्स मैनेज होती है, फुली मैनेज डेटाबेस होता है आपके पास। इनक्रिप्शन होती है, आपका डाटा चाहे ट्रैवल कर रहा है, चाहे रेस्ट में वहाँ पड़ा हुआ है। ठीक है। चाहे डाटा इन ट्रांजिट है, चाहे रेस्ट में है, वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे आपको इनक्रिप्शन फैसिलिटी भी देखने को मिलती है, और कंपैटिबल भी होती है। यहाँ पे आप एसक्यूएल लैंग्वेज का भी यूज कर सकते हैं, उसके साथ भी ये कंपैटिबल होता है। प्रोसेसर का काम करता है हमारे कंप्यूटर डिवाइसेस के अंदर, माइक्रो प्रोसेसर जिसको हम बोलते हैं। A microprocessor is a central processor unit, जिसको हम सीपीयू भी बोलते हैं, इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। जो डिफरेंट जो है ना वो अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ठीक है। इसी तरह अगर बहुत सारे मिलके काम कर रहे हैं वहां पे माइक्रो प्रोसेसर, तो उसको हम बोलते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग। पैरेलल प्रोसेसिंग इज अ मेथड ऑफ कंप्यूटिंग वेयर टू और मोर माइक्रोप्रोसेसर्स आर सिमल्टेनियसली टेकिंग प्रोग्राम अपार्ट एंड रनिंग प्रोग्राम टास्क सिमल्टेनियसली। क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली डाटा वेयर हाउस है, तो यहाँ पे जो कंप्यूटिंग सिस्टम्स काम करेंगे वो मिलके काम करेंगे, क्लस्टर में काम करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे एक तरह की पैरेलल प्रोसेसिंग चल रही होती है कि आपके डिफरेंट काम एक ही सीक्वेंस में हो रहे होते हैं, कि अगर आपने डिफरेंट क्वेरीज चलाई हैं तो सारे काम जो है ना एक ही टाइम में आपको आउटपुट मिल सकती है, तो वहाँ पैरेलल पैरेलल प्रोसेसिंग चल रही होती है। इसके डिफरेंट यूज केसेस हैं, इसमें कोई टेक्निकल चीज नहीं है, आपने सिर्फ इसको पढ़ लेना है यहाँ से। ठीक है। वही वाले हैं कि इसको कहाँ पे यूज कर सकते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। जी भाइयों, तो यहाँ तक क्लियर है आपका कि डाटा वेयर हाउस क्या होता है, रेडशीट को हम क्या बोलते हैं, डाटा वेयर हाउस हम बोलते क्यों हैं इसको। ठीक है। तो आपने इसका यहाँ से रीड भी कर लेना है क्लास से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जी स्टूडेंट, तो अब हम पढ़ेंगे एक न्यू सर्विस जिसका नाम है AWS डेटाबेस माइग्रेशन सर्विस। उसकी शॉर्ट फॉर्म होती है DMS। ठीक है, DMS डेटाबेस माइग्रेशन सर्विस। इसका फंक्शन क्या होता है, इसका पहले फंक्शन समझ लें। फंक्शन इसका ये होता है कि फर्ज कर लें आप जो है ना, आपने कोई डेटाबेस चला रहे हैं, कोई डेटाबेस आपके पास चल रही है, लेकिन वो चल रही है ऑन प्रेमिसेस के ऊपर। ऑन प्रेम के ऊपर चल रही है, फिजिकली चल रही है। ठीक है, ऑन प्रेमिसेस के ऊपर। अब आप चाहते हैं कि मैं क्लाउड के ऊपर इसको मूव करना चाहता हूँ, तो जो क्लाउड की सर्विस है मैं उसको यूज करना चाहता हूँ। तो कैसे करेंगे, ऑब्वियसली आपको माइग्रेट करना पड़ेगा। जो भी डाटा का यहाँ पड़ा हुआ है उसको यहाँ से उठा के यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा, क्लाउड के ऊपर उसको मूव करना पड़ेगा, माइग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है। तो वो जो माइग्रेशन होगी ऑन प्रेमिसेस से क्लाउड के ऊपर, उसको हम बोलते हैं DMS डेटाबेस माइग्रेशन। इस सर्विस के थ्रू होगी, डेटाबेस माइग्रेशन सर्विस के थ्रू ये माइग्रेशन होगी। और फिर हम अपने डेटाबेस को इजीली ऑन प्रेमिसेस से क्लाउड के ऊपर जहाँ भी मूव करना चाहें, SQL, पोस्टग्रे, ओरेकल कहीं भी मूव करना चाहें इजीली कर सकते हैं। ठीक है। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है डेटाबेस माइग्रेशन सर्विस का। अब इसको हम पढ़ लेते हैं डिटेल में जाकर। यहाँ पे देखें, डेटाबेस माइग्रेशन सर्विस हेल्प यू माइग्रेट डेटाबेस टू Amazon वेब सर्विसेज क्विकली एंड सिक्योरली। ठीक है, आपकी डेटाबेस चल रही है प्रेमिसेस के ऊपर, आपको क्विकली एंड सिक्योरली माइग्रेट करवा सकते हो क्लाउड के ऊपर अपने डाटा को। यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई हैं, इसको पढ़ लेते हैं यहाँ से। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। With Amazon database migration service, the source database remains fully operational during the migration, which minimize the downtime to application that rely on the database। ठीक है। तो वो कह रहा है कि जब आप माइग्रेशन सर्विस यूज करते हैं, जिसको अपन माइग्रेट करवाना है, जिस डेटाबेस को अपन माइग्रेट करवाना है, ये वाली, इसको हम बोलते हैं सोर्स डेटाबेस।
और जिस पे आपने लेके जाना है उसको हम बोलते हैं डेस्टिनेशन डेटाबेस। ठीक है, तो ये हमारा सोर्स होगा और ये हमारा होगा डेस्टिनेशन। ठीक है भाइयों। तो वो कह रहे हैं कि डीएमएस सर्विस एक ऐसी सर्विस है, एक ऐसी माइग्रेशन सर्विस है कि जब भी आप अपने डेटाबेस को माइग्रेट करवाओगे क्लाउड के ऊपर, तो आपकी एप्लीकेशन के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, आपके यूजर को कोई डाउन टाउन फेस देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। ऐसा नहीं, जिस तरह हम देखा था ना, जब हम कोई बैकअप करते हैं या कोई पैचेस करते हैं तो हमें वहां पे डाउन टाइम आता है थोड़ा बहुत। इसलिए जो ना हम तब बैकअप करते हैं, इस तरह का काम तब करते हैं जब ट्रैफिक कम होती है एप्लीकेशन के ऊपर। लेकिन यहाँ पे डेटाबेस माइग्रेशन सर्विस ऐसी सर्विस है कि आपकी एप्लीकेशन फुली ऑपरेशनलाइज रहती है, रनिंग फॉर्म में रहती है, आपको कोई भी डाउन टाइम फेस नहीं होता यहाँ पे। इतनी अच्छी सर्विस है डेटाबेस माइग्रेशन सर्विस। ठीक है भाइयों। DMS enable you to migrate your data to and from most widely used commercial and open source databases. By using this service you can migrate from database management system service to different database management। तो आपने कहीं भी इसको माइग्रेट करना है, आप इजीली यहाँ पे आगे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आगे जाके हम डिस्कस करते हैं। आपको यहाँ पे हाई अवेलेबिलिटी भी मिलती है और डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं, इसको भी हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे देखें, AWS DMS can migrate between structured query language SQL and no SQL databases। ठीक है, आपने एसक्यूएल से एसक्यूएल पे जाना है, आपने नो एसक्यूएल से एसक्यूएल पे जाना है, आपने एसक्यूएल से नो एसक्यूएल पे जाना है, नो एसक्यूएल से नो एसक्यूएल पे जाना है। ठीक है, आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट है, आप इजिली डीएमएस के थ्रू उसको यूज कर सकते हो। आपकी जो ऑन प्रेमिस डेटाबेस चल रही है वो एसक्यूएल है, लेकिन आप उसको माइग्रेट करवाना है क्लाउड के ऊपर एसक्यूएल के ऊपर, तो आप इजिली कर सकते हो। ऑन प्रेमिस के ऊपर आपकी डेटाबेस चल रही है नो एसक्यूएल, लेकिन आपने उसको क्लाउड के ऊपर एसक्यूएल पे लेके जाना है, उसको भी आप कर सकते हो इजीली। तो इस सारे यहाँ पे आप टास्क परफॉर्म कर सकते हैं डीएमएस के थ्रू। ठीक है, तो डीएमएस आपको सारे फंक्शन यहाँ प्रोवाइड करवाती है। यहाँ पे कहने का ये मतलब है। ठीक है, आपके सोर्स डेटाबेस और डेस्टिनेशन डेटाबेस कोई भी है वो आपस में माइग्रेट हो जाएंगे। आप पढ़ लेते हैं कि जो माइग्रेशन होती है वो कितनी तरह की होती है। तो आपने याद रखनी है चीजें, माइग्रेशन दो तरह की होती है। जब हम डेटाबेस को माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर, तो दो तरह की माइग्रेशन होती है। ठीक है, पहली हमारे पास होती है होमोजीनियस माइग्रेशन। होमोजीनियस, ठीक है। और सेकंड वन हमारे पास होती है हेट्रोजीनियस माइग्रेशन। अब इसके अंदर आपने डिफरेंस समझना है, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस। होमो का मतलब क्या होता है, सेम। हेट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। ठीक है, ये तो आपको समझ लग गई। अब क्या सेम और क्या डिफरेंस का मतलब क्या है। होमोजीनियस माइग्रेशन का मतलब ये है कि आपकी सोर्स डेटाबेस और आपकी डेस्टिनेशन डेटाबेस ये सेम होनी चाहिए। हेट्रोजीनियस का मतलब ये है कि आपकी सोर्स डेटाबेस और आपकी डेस्टिनेशन डेटाबेस ये सेम नहीं होती यहाँ पे। ठीक है, जिस डेटाबेस को आप माइग्रेट करवा रहे हो, अगर वो सेम है जहाँ पे आप उसको लेके जा रहे हो क्लाउड के ऊपर, तो उसको हम बोलते हैं होमोजीनियस। लेकिन अगर वो सेम नहीं है तो उसको हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस। तो दो तरह की माइग्रेशन होती है, एक होमोजीनियस, अगर आपकी सोर्स डेटाबेस और डेस्टिनेशन डेटाबेस अगर सेम है तो उसको हम बोलते हैं होमोजीनियस माइग्रेशन। अगर आपके सोर्स डेटाबेस और डेस्टिनेशन डेटाबेस अगर डिफरेंट है तो उसको हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस माइग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, ये देखें, ये एग्जांपल दी गई है हमें होमोजीनियस डेटाबेस पे। यहाँ आपके पास ऑन प्रेमिस भी चल रहा है ओरेकल डेटाबेस। ठीक है, ऑन प्रेमिस पर अब कौन सी डेटाबेस चल रही है, ओरेकल। आपने उसको क्लाउड के ऊपर लेके जाना है, कहाँ पे, ओरेकल के ऊपर ही लेके जाना है, ओरेकल यूज करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें सोर्स और डेस्टिनेशन सेम है, इसलिए इसको हम बोलते हैं होमोजीनियस डेटाबेस माइग्रेशन। और यहाँ पे हम डीएमएस सर्विस का यूज करेंगे। नीचे भी देख लें, यहाँ पे आप माई यूज कर रहे हैं, उसको आप अरोरा माई पे लेके जाना चाहते हैं क्लाउड के ऊपर, उसको हम बोलते हैं होमोजेनियस। तो दोनों सोर्स और डेस्टिनेशन यहाँ भी हमारे पास सेम है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, डीएमएस डेटाबेस माइग्रेशन सर्विस। ठीक है भाइयों, यहाँ तक क्लियर है, मैं जल्दी से बता देता हूँ, थम्स अप कर दें।
तो ये हमारे पास आता है हेट्रोजीनियस डेटाबेस। हेट्रोजीनियस के अंदर जो है ना, आपको थोड़ा एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ता है। ठीक है। होमोजीनियस के अंदर क्या होता है, होमोजीनियस के अंदर जो ये होता है कि आप जो है ना, ये आपकी सोर्स डेटाबेस है, यहाँ पे आप डीएमएस यूज करो सर्विस, और उसको डेस्टिनेशन पे ले जाओ। लेकिन क्या हो कि अगर आपके सोर्स डेटाबेस और डेस्टिनेशन डिफरेंट हो, कि फर्ज कर लो आपकी जो ऑन प्रेमिस पे चल रही है वो आपकी एसक्यूएल चल रही है। ठीक है। आप क्लाउड के ऊपर लेके जाना चाहते हो, क्लाउड के ऊपर उसको यूज करना चाहते हो डायनामो डीबी के अंदर। डायनामो डीबी तो देखो यहाँ पे ये डिफरेंट होगी, ये रिलेशनल होगी और ये नॉन रिलेशनल होगी, डिफरेंट डेटाबेस होगी यहाँ पे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस डेटाबेस। तो अगर सोर्स और डेस्टिनेशन डिफरेंट है तो ये हमारी हेट्रोजीनियस। तो ये कैसा होगा, जो होमोजीनियस माइग्रेशन है ये एक ही स्टेप में हो जाती है, लेकिन जो हेट्रोजीनियस होती है इसके अंदर दो स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कि सबसे पहले आपको क्या करना होता है वहां पे, आपको एस सी डी टूल होता है, ये आपने याद रखना, पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। एस सी टी, एस सी टी का मतलब क्या होता है, स्कीमा कन्वर्जन टूल। आपको पहले ये यूज करना पड़ता है, ये यूज करेंगे। ये यूज करने के बाद आपकी एसक्यूएल डेटाबेस कन्वर्ट हो जाएगी नो सीक्वल के अंदर। ठीक है, क्योंकि जो एसक्यूएल होता है उसका स्कीमा अलग होता है, जो नो सीक्वल होता है उसका स्कीमा अलग होता है। तो स्कीमा सेम होगा तो ट्रांसफर होगा ना डेटाबेस, वैसे नहीं डाटा ट्रांसफर होगा हमारा या माइग्रेट होगा। तो एससीटी क्या करेगा, एससी की उसका कन्वर्जन या उसका जो स्ट्रक्चर स्कीमा होता है उसको कन्वर्ट कर देगा नो सीक्वल के अंदर, सीक्वल का। ठीक है, तो हमारे डेटाबेस को मॉडिफाई कर देगा, एडिट कर देगा। इसलिए हम पहले यूज करेंगे एससीटी स्कीमा कन्वर्जन टूल। उसको यूज करने के बाद फिर हम इजीली उसको माइग्रेट कर सकते हैं नो सीक्वल को डीएमएस के थ्रू अपने क्लाउड के अंदर। तो यहाँ पे दो स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। अगर आप होमोजीनियस कर रहे हैं माइग्रेशन तो वहां पे एक ही स्टेप इन्वॉल्व होता है डीएमएस। लेकिन अगर आप हेट्रोजीनियस माइग्रेशन कर रहे हैं तो वहां पे आपको दो स्टेप करने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको एससीडी टूल यूज करना पड़ेगा, जो आपके डेटाबेस का स्कीमा कन्वर्ट करेगा एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर, और फिर आप डीएमएस सर्विस को यूज करते हुए अपने डेटाबेस को माइग्रेट करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने चीज याद रखनी है। ये देखें, ये ओरेकल डेटाबेस है। ठीक है, आप इसको कहाँ पे लेके जाना चाहते हो, आप इसको यूज लेके जाना चाहते हो अरोरा के ऊपर। तो ओरेकल और अरोरा दो अलग अलग हैं। ठीक है, तो अब होगा क्या कि वहां पे आप स्कीमा कन्वर्जन टूल यूज करोगे, एससीडी टूल यूज करोगे। एससीडी टूल में अंदर क्या होगा कि एससीडी टूल यूज करते हुए वो आपके डाटा को कन्वर्ट कर देगा, उसकी फॉर्म चेंज कर देगा, उसका स्ट्रक्चर या स्कीमा होता है उसको चेंज कर देगा। ठीक है, और फिर अरोरा के अंदर कन्वर्ट कर देगा, अरोरा को आप इजीली फिर माइग्रेट करवा सकते हो अरोरा के ऊपर डीएमएस के थ्रू। ठीक है, तो आपने चीज याद है। अब जो एससीडी टूल होता है, स्कीमा कन्वर्जन टूल, ये क्या होता है, तो आपको इसके नेम से आइडिया हो गया होगा कि स्कीमा कन्वर्जन, स्कीमा कन्वर्ट करता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर। मोस्ट डेटाबेस माइग्रेशन इन्वॉल्व टू स्टेप्स, कन्वर्टिंग स्कीमा बाय यूजिंग एससीडी एंड माइग्रेट यूजिंग एडब्ल्यूएस। ठीक है, तो अगर आप होमोजीनियस, अगर आप हेट्रोजीनियस ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, हेट्रोजीनियस माइग्रेशन कर रहे हैं, तो वहां पे दो स्टेप इन्वॉल्व होंगे। फर्स्ट स्टेप के अंदर आप एससीडी टूल यूज करेंगे और सेकंड स्टेप के अंदर आप डीएमएस सर्विस का यूज करेंगे। लेकिन अगर आप होमोजेनियस करें तो वहां पे आप सिंपल डीएमएस सर्विस का यूज करेंगे। अलोंग डीएमएस, AWS DMS along with SCT enable you to migrate your database। तो ये तुमने पढ़ लिया। अब जो SCT होता है ये किस किस को सपोर्ट करता है, मतलब किस किस स्कीमा को सपोर्ट करता है, कि अगर कोई आपकी सोर्स डेटाबेस क्या होना चाहिए, आपकी डेस्टिनेशन क्या होना चाहिए, फिर आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई हैं कि अगर आपको ये सोर्स डेटाबेस है, ओरेकल है, ओरेकल डाटा वेयर है, उसका माइक्रोसॉफ्ट है, टेराडाटा है, IBM है, तो अगर ये वाले सोर्स हैं और डेस्टिनेशन आपकी ये है, अगर यहाँ पे आप उसको लेके जाना चाहते हो तो आप उसके लिए एससीटी टूल का यूज कर सकते हैं, वो आपका इजीली कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, आपसे पूछा नहीं जाएगा, ये वाली सारी आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने के लिए यहाँ टेबल बनाया गया है। इस टेबल को आपने सिर्फ रीड करना है। ठीक है, तो जो एससीटी टूल होता है ये इन सब कन्वर्जन को, इन सब माइग्रेशन को सपोर्ट करता है।
तो डेटाबेस माइग्रेशन सर्विस होती है जब हम इसको यूज करते हैं, तो जहाँ पे हमारे पास चार कंपोनेंट होते हैं, चार स्टेप होते हैं जिसको फॉलो करते हैं। ठीक है। जो फर्स्ट होता है वो होता है एप्लीकेशन इंस्टेंस, हम अपना इंस्टेंस बनाते हैं। ठीक है। इंस्टेंस क्या होता है? इंस्टेंस मतलब डीएमएस को जो ना हम उसको करते हैं, जो हमारा डीएमएस होता है उसको हम मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, जो ऐसा इंस्टेंस जो उसको रेप्लिकेट करेगा, हमारा कंप्यूटेशन वर्क करेगा। ठीक है, तो वो करते हैं। टास्क के अंदर उसको हम कॉन्फ़िगर करेंगे। सोर्स के अंदर हम सोर्स को स्पेसिफाई करेंगे, जो हमारे सोर्स डेटाबेस है उसको स्पेसिफाई करेंगे, जो एंड पॉइंट्स होते हैं उसको स्पेसिफाई करेंगे। जो टारगेट होता है, टारगेट के अंदर हम जो है ना, हमारा टारगेट जो होगा, जहाँ पे उसको लेके जाना चाह रहे हैं, उसको उसके एंड पॉइंट को स्पेसिफाई करेंगे। ठीक है। और इस तरह जो है ना हमारे डेटाबेस कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे सोर्स डेटाबेस है, यहाँ पे हमने एक EC2 बना दिया। EC2 बनाने के बाद आपने उसको उसको टास्क परफॉर्म कर दिया कि आपने ये काम करना है। सोर्स को आपने टारगेट से अटैच भी करवा दिया, दोनों चीजें कॉन्फ़िगर कर दी, और आप डीएमएस सर्विस का यूज कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और आप यहाँ पे इजिली कर सकते हैं सारे काम। तो यहाँ पे आपको जो है ना एक EC2 बनाना ही पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, जब जब डीएमएस सर्विस का यूज करना है आपको EC2 बनाना पड़ता है। और जब डीएमएस यूज बनाते हैं तो फिर आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है कि कौन सा EC2 मेरे लिए ये काम करेगा, क्योंकि कंप्यूटेशन काम है ना ये वाला, तो कौन सा EC2 मेरे लिए काम करेगा, तो आपको वहाँ पर डिफाइन करना पड़ता है। तो इसको किस तरह बनाते हैं वो सारे काम स्टेप लिखे हुए, आपने सिर्फ इसको रीड कर लेना है। तो ये चीजें नहीं आपसे पूछी जाएंगी, लेकिन आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट लेना है कि काम क्या करता है, किस तरह करता है ये काम। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है नियर कॉन्टिन्यूस रेप्लिकेशन। इसका मतलब क्या होता है? Near continuous database replication enable you to replicate data on a schedule, such as nightly job or undertake near real time replication। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो डाटा है वो स्केड्यूल हो जाए, ठीक है, किसी ऐसे टाइम पे, किसी ऐसे दिन के ऊपर, इस टाइम के ऊपर वो ऑटोमेटिकली माइग्रेट हो जाए, तो उसके लिए भी आप जो है ना इस सर्विस का यूज कर सकते हैं। और उसके लिए अगर आप क्लाउड से ऑन प्रेमिस के ऊपर माइग्रेट करवाना चाहते हैं डाटा को, ठीक है, आपकी जो सोर्स डेटाबेस है ना वो क्लाउड है, और जो आपका ऑन प्रेमिस है वो आपका टारगेट है, तो आप उसके लिए भी ये सर्विस का यूज कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं नियर कॉन्टिन्यूस डेटाबेस रेप्लिकेशन। यहाँ पे आपको दोबारा एक चीज हेटेरोजेनियस की डेफिनेशन बताई गई है, तो आपको मैंने आपको बता दिया कि हेटेरोजेनियस क्या होता है, जहाँ पे हमारे पास सोर्स और डेस्टिनेशन अलग अलग होता है, तो वो हमारी डेटाबेस हेटेरोजेनियस डेटाबेस होती है। ठीक है, इसको सिर्फ रीड कर लेना, यहाँ पर कुछ नहीं है। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट डेटाबेस माइग्रेशन सर्विस का। यहाँ पे सिर्फ हमें इतनी चीजें याद रखनी है कि डेटाबेस माइग्रेशन सर्विस क्या होती है, और इसको क्यों यूज किया जाता है, कितनी तरह की माइग्रेशन होती है, और उसके लिए कौन सा टूल यूज किया जाता है, और जो टूल होता है वो क्या काम करता है। ठीक है, सिर्फ इतना रीड करना है, जो मैंने आपका स्लाइड शेयर की हुई है वही से आपको इसको रीड करना है। अगर आपको वो स्लाइड्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दें, वीडियो के लिए तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँ। जी भाई, यहाँ तक क्लियर है आप सबको?